Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 15th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 15 जनवरी 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गुयाना को, काफ़ी चर्चा में है तो इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन सियाचिन ग्लेशियर के बारे में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए बोलता है ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ऑप्शन बी ईस्ट ऑफ ले, ऑप्शन सी नॉर्थ ऑफ गिलगित या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देखो पिछले 3 दिनों से कई सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जहां पर मेंशन किया जा रहा है हज यात्रा में जो वीआईपी कोटा होता है इसको केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। तो ये वीआईपी कोटा क्या है इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो कि एक्सप्लेन सेक्शन पर काफ़ी डिटेल से दिया गया है, जहाँ पर इन्होंने मैंशन किया है सेंटर टू एंड डिस्क्रिशनरी हज कोटा। तो समझेंगे ये डिस्क्रिशनरी हज कोटा क्या है और साथ ही साथ में कैसे काम करता है, प्लस यहाँ पर इसको क्यों ख़त्म किया जा रहा है। तो इस्लाम रिलीजन में माना जाता है हर एक व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में एक ना एक बार हज पर जाना होता है, यानी सऊदी अरेबिया में आपको ये देखने को मिलेगा। तो दुनिया भर से जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में हज करने जाते हैं। अब होता यह है इस पूरे प्रोसेस में एक कोटा रखा जाता है, यानी कि जो सऊदी अरेबिया है ना वो अलग अलग कंट्रीज़ को कोटा देता है कि इस देश से इतने लोग आ पाएंगे, क्योंकि अगर ये कोटा नहीं होगा तो हो सकता है एक साथ सभी लोग यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आप कह सकते हो इकट्ठे हो जाएं, जिससे वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया कोटा देता है। जैसे अब की बार इंडिया को साल 2023 की मैं अगर बात करूँ तो साल 2023 में 1,75,000 का कोटा मिला है, यानी कि 1,75,000 जो मुस्लिम्स हैं इंडिया से वो बेसिकली यहाँ पर हज करने जा सकेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सऊदी अरेबिया अलग अलग कंट्रीज़ को कोटा देता है। बात क्लियर हुई। अब इसी कोटा में एक होता है वीआईपी कोटा। क्या होता है वीआईपी कोटा? ये वीआईपी कोटा क्या होता है इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अब की बार गई मैंने आपको बताया कि साल 2023 के अंदर लगभग 1,75,000 जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो हज पर जा सकेंगे, इतना कोटा यहाँ पर मिला हुआ है। तो इनमें से लगभग 5,000 लोग, ध्यान रखना 5,000 लोगों को यहाँ पर एक वीआईपी कोटा दिया जाता है। वीआईपी कोटा का मतलब है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कई सारे लोग हैं जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो गए या और कोई यहाँ पर मिनिस्टर्स हो गए, है ना, तो बेसिकली उनके साथ का कोई जानने वाला व्यक्ति है तो वो लोग यहाँ पर बेसिकली अलग से जा पाएंगे। यानी कि 5,000 का कोटा ये अलग से दिया गया है। 5,000 लोग यहाँ पे अलग से ही आप कह सकते हो कि ये सीट्स आप कह सकते हो फिक्स कर दी गई हैं, जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके पास में होती हैं। जैसे प्रेसिडेंट की साइड से यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, है ना, उनके जानने वाला होगा, जो जाना चाहता होगा तो वो प्रेसिडेंट की साइड से यहाँ पे जा पाएगा। तो इनको इतनी इतनी सीट्स अलोकेट कर दी जाती हैं। कितनी? 5,000। अब आप कहोगे सर ये 5,000 गलत नंबर बता रहे हो। हाँ देखो पहले था ये 5,000, अब होता क्या कि साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 5,000 को भी कम कर दिया था। यानी जो 5,000 अलग से कोटा रखा गया था ना, इसको भी यहाँ पे कम कर दिया था। 5,000 से कम करके सुप्रीम कोर्ट ने इसको 500 कर दिया था। 500 का यहाँ पर वीआईपी कल्चर रखा गया था। और वो जो 500 सीट्स अलग से रखी गई है ना, मतलब 500 लोगों का जो एक कोटा रखा गया था, इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया था। 300 तो हमारी सरकार के पास में कोटा रहेगा और 200 यहाँ पे जो हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया है ना, जो ये सब कुछ मैनेज करती है, उसके पास में कोटा रहेगा। वहाँ से जो लोग हैं उनके साथ के कोई लोग हैं, उनका जानने वाला कोई लोग है, तो वो बेसिकली यहाँ पर एक स्पेशल वीआईपी कल्चर के माध्यम से अपनी सीट बुक करवा सकेगा। क्योंकि होता यहाँ पर यह है कि जैसे 1,75,000 यहाँ पर सीटें हैं, अब कोई चाहता है यहाँ पर कि मुझे जाना ही जाना है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो अपना जो कोटा है वो बुक करवा सकते हैं, यानी कि एक स्पेशल वीआईपी कल्चर के माध्यम से जा सकते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है,
तो 2012 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस 5,000 के कोटे को भी कम करके लगभग यहाँ पर 500 का कर दिया था। बात समझ में आ गई, जिसमें से 300 सरकार के पास में सीट चली गई और 200 बेसिकली यहाँ पे हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास में था। बात क्लियर हो गई। अब होता यह है कि रिसेंटली यहाँ पे केंद्र सरकार ने ये जो 500 अलग से वीआईपी सीट्स है ना, इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल जो कोटा था यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो उसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यह डिस्क्रिशनरी हज कोटा कैसे रखा गया था। मैंने बताया कि 500 अलग से यहाँ पे सीट्स रखी दी गई हैं, मतलब 500 लोगों का अलग से यहाँ पर कोटा फिक्स हो चुका है। ठीक है, जैसे 1,75,000 हैं, इनमें से 500 का अलग से फिक्स हो जाता, बट 500 का कोटा ही खत्म कर दिया गया, जिसमें से 300 सरकार के पास में होती सीट्स और 200 यहाँ पर सीट्स होती हज कमेटी के पास में। अगर 300 सरकार के पास में होती तो किन किन के पास में होती, 100 सीट हमारे प्रेसिडेंट के पास में होती, तो प्रेसिडेंट के साथ में कोई जानने वाला या कोई भी व्यक्ति है तो बेसिकली वो इस कोटे का यूज़ करके पहले जा सकता है ना, उसकी सीट यहाँ पर पहले बुक हो सकती है। देन ऐसे यहाँ पर 75 प्राइम मिनिस्टर के पास में होती हैं, 75 वाइस प्रेसिडेंट के पास में और 50 यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास में। बट अब यहाँ पर ये नहीं होंगी। ठीक है, सरकार का कहना यहाँ पर है कि सबको इक्वली तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो लोग स्पेशल कोटा लेकर वीआईपी कल्चर के माध्यम से चले जाते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि सब लोग एक तरीके से इक्वली ट्रीट किए जाएंगे इस पर्टिकुलर मामले में। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। देन उसके बाद में एक बात और ध्यान रखना, जो हज सब्सिडी होती है, जो हज पर जाते हैं ना, तो इसमें काफ़ी खर्चा भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर कोई मुस्लिम जाता है तो लगभग मेंशन किया जाता है, कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा 3.5 से 4 लाख रुपए यहाँ पे खर्च हो जाता है। तो इस पर सरकार सब्सिडी भी दिया करती थी। सब्सिडी जैसे कि यहाँ पर एरोप्लेन से जा रहे हो तो यहाँ पे जो सरकारी एयरलाइन है उसके अंदर आपको डिस्काउंट मिल जाना, तो अलग अलग प्रकार से छूट मिल जाती थी वहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार की सब्सिडीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से दी जाती थी। बट क्या होता है, वो 2012 के जजमेंट में ये जो सब्सिडीज़ हैं इनको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। सब्सिडीज़ को भी यहाँ पे कम कर दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर रखा है कि देखो, जब लोग हैं अब यहाँ पे इनको पता है कि हमें यहाँ पर हज पर जाना है, तो उसके लिए इन्होंने जो अमाउंट है वो कलेक्ट किया होगा। अब वो कलेक्ट किया होगा तो वो जो अमाउंट है वो यूज़ करके वो हज पर जा सकते हैं। ठीक है, जो सरकार इनको सब्सिडी दे रही है वो सब्सिडी नहीं देगी। अब वो जो सब्सिडी है वो कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जो भी पैसा यहाँ पर सरकार बचाएगी सब्सिडी का, वो पैसा बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट पर इस्तेमाल किया जाएगा, सोशल डेवलपमेंट पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के जजमेंट में मेंशन कर रखी है। आप आर्टिकल्स को सर्च करोगे आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारा पहला पर्टिकुलर आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर सकते हो। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी पहले पूछ भी चुका है। तो हम लोग बात करें गंगा सागर मेला के बारे में। आपको पता होगा गंगा सागर मेला बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चलता है मकर संक्रांति के समय पर। ये मकर संक्रांति का जो टाइम चल रहा है ना, लगभग 1 सप्ताह तक ये मेला लगता है वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है ना जाते हैं इस मेला में और स्नान किया जाता है वहाँ पर। अब होता यह है कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने बोला है कि जो गंगा सागर मेला है इसके अंदर लगभग 150 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर वेस्ट बंगाल की सरकार की साइड से मेंशन किया गया। अब देखो, बोला ये भी जा रहा है कि वहाँ पे ना पिछले कुछ समय पर हालात ज़्यादा सही नहीं है। पहली बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये जो मेला कहाँ पे लगता है, वेस्ट बंगाल के जो परगाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये मेला लगता है। तो इस साल का जो मेला होगा इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यहाँ पर 150 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे जाने वाले हैं, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा, जो वहाँ पर बीच है जहाँ पे लोग जाते हैं ना, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स पिछले कुछ समय पर सफ़र करी हैं, क्योंकि साइक्लोन्स वगैरह आए थे, तो साइक्लोन्स की वजह से वहाँ पर हालात ज़्यादा सही नहीं है। तो जितने भी श्रद्धालु गए हैं वहाँ पर वो उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे स्नान नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो इसके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ ही साथ में बताया गया कि अब की बार ढेर सारे लोग यहाँ पर स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगभग मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ श्रद्धालु देखने को मिलेंगे वो 39 लाख हो चुके हैं। मतलब एक दिन के अंदर अंदर बहुत तेज़ी से यहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे हैं जो कि गंगा सागर मेला में गए हुए हैं। बात क्लियर हुई है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर चलता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वहीं से पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखो, ये तो यहाँ पर एक कारण हो गया जिसकी वजह से गंगा सागर मेला न्यूज़ में है। मैं आपको दूसरा कारण बताता हूँ। आज से 2 दिन पहले एक और न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का कहना यहाँ पर यह है कि जो गंगा सागर मेला है इसको एक नेशनल मेला डिक्लेयर कर दिया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर जोर दिया है कि इसको एक नेशनल मेला डिक्लेयर कर दिया जाए। इस वजह से यहाँ पर यह चर्चा में है।
तो गंगा सागर अपने आप में एक सबसे बड़ा और एक सबसे पुराना ट्रेडिशन, एक सबसे पुराना त्यौहार देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर में। लगभग कितना पुराना है तो मैं आपको बताऊं। पहले तो मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति के समय पर लगभग यहाँ पर एक सप्ताह तक ये पूरा मेला चलता है और ये मेला काफ़ी पुराना है। मतलब कितने समय से लग रहा है इसके बारे में जिक्र आप देखोगे 400 BC में भी हुआ है। कहाँ पे लगता है मेला? जो आइलैंड है, आइलैंड ऑफ गंगा सागर, खासकर वेस्ट बंगाल का जो 24 साउथ परगाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये आइलैंड है, वहीं पर ये जो पूरा मेला है वो लगता है। तो गंगा सागर या फिर हम इसको सागर आइलैंड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। गंगा के डेल्टा पर ये आपको पूरा आइलैंड स्थित देखने को मिलेगा। गंगा सागर के बारे में जो जिक्र है वो रामायण और महाभारत के अंदर भी देखने को मिलेगा। इस वजह से ये जगह और ज़्यादा पवित्र हो जाती है। तो जहाँ पर गंगा नदी और साथ ही साथ में बे ऑफ बंगाल मिल रहे होते हैं ना, वहीं पर जो लोग हैं वो स्नान करते हैं। वही बेसिकली एरिया गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस वो बेसिकली एक आइलैंड है। और आपने कहीं ना कहीं कुंभ मेला के बारे में सुना होगा। कुंभ मेला में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो कुंभ मेला के बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे पिलग्रिमेज गैदरिंग होती है, सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वो यहाँ पर इस गंगा सागर मेला के अंदर होता है। बात क्लियर हो गई। एक लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ मैप के अंदर। अगर आप लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल का मैप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से वेस्ट बंगाल नज़र आता है। तो यहाँ पर जस्ट नीचे बिल्कुल सदर्न साइड में आपको वेस्ट बंगाल का दिख रहा होगा, यहीं पर है सागर आइलैंड, जहाँ पे गंगा सागर मेला लगता है। ठीक है, अब देखो यूपीएससी ने ऐसे कई बार फेस्टिवल को लेकर या ट्रेडिशन को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपने ध्यान क्या रखना है वो आपको इस बेसिस पर पता चल जाएगा कि क्या जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उस बेसिस पर आप आर्टिकल में से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रख पाओगे। 2018 में एक सवाल पूछा गया था, ज़्यादा पुराना है नहीं। यहाँ पर आपको पेयर्स बनाकर दिए गए, एक तरफ यहाँ पर ट्रेडिशन दिया गया है, दूसरी तरफ स्टेट, यानी एक तरफ यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से ट्रेडिशन है, दूसरी तरफ यहाँ पे कौन कौन से राज्य में ये मनाए जाते हैं। तो अगर कोई करेक्टली मैच है तो वो करेक्ट वाला जो पेयर है वो आपको बताना है। जैसे पहले में आप देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है चापचार कुट फेस्टिवल, इसके आगे मिजोरम। दूसरा यहाँ पे कोंगजोम पारबा बालद, ये है मणिपुर। तीसरा थांगता डांस सिक्किम। तो क्या यहाँ पर ये करेक्टली मैच है? ये जो ट्रेडिशन है क्या ये इन राज्यों के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, इन राज्यों से बिलोंग करते हैं ट्रेडिशन? तो इसमें से कितने पेयर करेक्ट हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 3। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका वैसे सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर बेसिकली 1 और 2 है। 1 और 2 बेसिकली करेक्टली मैच है और तीसरा वाला यहाँ पर रॉन्ग है। इस वजह से ऑप्शन जो नंबर हमारा बी है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप देखोगे, ये 2017 में पूछा गया था। मतलब 2017-18 में लगातार ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन बन गए। अगेन यहाँ पर आपको पेयर्स दिए गए, एक तरफ फिर से ट्रेडिशंस दिए गए और एक तरफ अब की बार कम्युनिटीज़ दिया गया कि कौन सी कम्युनिटी से यहाँ पर ये ट्रेडिशन बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पर दिया गया चलिहा साहिब फेस्टिवल, आगे यहाँ पर सिंधीस कम्युनिटीज़ के अंदर यहाँ पर ये ट्रेडिशन होता है। दूसरा ये नंदा राज जात यात्रा, ये जो बेसिकली ट्रेडिशन है ये गौंड्स का है। तीसरा वरी वरकारी, ये ट्रेडिशन यहाँ पर संथाल्स का है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें से अगेन अब कौन सा जो पेयर है वो बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच है। तो अगेन यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर वैसे ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 केवल और केवल सही है। तो चलिहा साहिब फेस्टिवल जो है बेसिकली सिंधीज कम्युनिटीज़ का है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर सवाल बन जाता है, इतना ध्यान रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवाओगे और करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा और यहाँ पर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर, जैसे स्टार्टिंग में आपसे एक मैप का क्वेश्चन पूछा गया, साथ ही साथ में प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, तो प्लीज़ उसके आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में दिया करो, पार्टिसिपेट किया करो। पता चलता रहता है कौन कौन रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन के जो आंसर है वो देता रहता है। नौ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले ही पेज पर एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने नीला कुरुंजी के बारे में पिछले साल काफ़ी बार देखा होगा न्यूज़ आर्टिकल, है ना। पिछले साल हमने लगभग 2-3 बार चर्चा की है नीला कुरुंजी के बारे, एक बार अगस्त में और उसका अक्टूबर के अंदर भी चर्चा की थी। तो अब ये वापस से चर्चा में आ चुका है। नीला कुरुंजी बेसिकली नीला कलर का आपको ये फूल देखने को मिलेगा, फ्लावर देखने को मिलेगा। इसकी स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा है। वो सब क्या है वो आगे मैं आपको बताऊँगा। देखो हुआ क्या है ना कि बहुत लंबे समय से इस नीला कुरुंजी को लेकर केरला के अंदर एक कंट्रोवर्सी भी है। हुआ ये कि जो हमारी केंद्र सरकार है, इन्होंने यहाँ पर नीला कुरुंजी यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना।
तो इसको यहाँ पे क्या किया, एक प्रोटेक्टेड प्लांट्स की कैटेगरी में डाल दिया है ना। केरला के अंदर जितने भी प्रोटेक्टेड प्लांट्स वाली लिस्ट है ना, उसके अंदर इसको रख दिया गया कि हम इसको अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर एक नीला कुरुंजी सेंचुरी बनाने का प्रपोजल रखा गया कि भैया जहाँ पे ये फ्लावर्स उगते हैं ना, उसको बेसिकली एक सेंचुरी बना दिया जाएगा और इनको एक हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये सब केरला के अंदर करने के लिए तय किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि ये सेंचुरी बनाने का जो मकसद है, ये हम बहुत पहले इसको सोचा था, बट अभी भी ये ड्रीम ही है, अभी भी पेपर के ऊपर ही यहाँ पर सारा काम चल रहा है, अभी भी रियलिटी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। आप देखोगे 6 अक्टूबर 2006 की बात है, आज से कई साल हो गए, 2006 की बात है। तो उस समय के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे ना, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 32 स्क्वायर किलोमीटर का एक नीला कुरुंजी सेंचुरी जो है वो हम बनाएंगे केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा नीला कुरुंजी उगती है। ठीक है, तो मेन एम हमारा ये था कि हम इस प्लांट को बचा सकें। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर 16 साल हो चुके हैं, अभी तक इस सेंचुरी को प्रॉपरली बनाया नहीं गया है। इसकी सारी चर्चा केवल और केवल कागज़ पर देखने को मिलेगी, रियलिटी में इसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया है, वो बात यहाँ पे बताई गई। ठीक है, तो फ्राइडे में होता यहाँ पर यह है कि जो सब कलेक्टर हैं वो बेसिकली यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इसका सेटलमेंट किया जाए, और उन्होंने यहाँ पर सेटलमेंट ऑफिसर से बात की है। तो सेटलमेंट ऑफिसर बोलता है कि देखो, जब तक सरकार का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, इसकी बाउंड्रीज नहीं बना सकते। तो यहाँ पे बाउंड्रीज बनाने की बातचीत की जा रही है कि एक प्रॉपरली इसका जो एरिया है वो डिफाइन कर दिया जाए, एक एरिया यहाँ पर बना दिया जाए जिसके अंदर नीला कुरुंजी फ्लावर्स रहेंगे और उनको एक हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके आसपास के जो लोग होंगे उनको किस प्रकार से मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे, एक बाउंड्रीज़ को फिक्स करेंगे। तो वो बाउंड्रीज़ अभी तक फिक्स नहीं की गई है, जिसके बारे में चर्चा 2006 में की गई थी। तो 16 साल बाद भी यहाँ पर ये काम नहीं हो पाया है, इस वजह से ये मामला चर्चा में है। ठीक है, तो ये तो आपने कारण समझ लिया, और अब आपने डिस्कस करना है या फिर आपने समझना है नीला कुरुंजी एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। जो आप लोग पिक्चर में देख रहे हो ना, इस प्रकार से पर्पल कलर के जो ये फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, यही है नीला कुरुंजी फ्लावर्स। इन्हीं को बचाने के बारे में चर्चा की गई है। देखो, ये तो हो गया पहला कारण जिसकी वजह से चर्चा में। एक दूसरा कारण और बताता हूँ, ये अभी नवंबर की बात है, 5 या 6 नवंबर की बात है। उस समय भी नीला कुरुंजी फ्लावर्स चर्चा में थे। चर्चा में क्यों थे? क्योंकि हाल ही में 6 नई वैरायटीज़ यहाँ पर इन फ्लावर्स की मिली हैं। कहाँ पे मिली हैं? कालीपारा हिल्स के अंदर यहाँ पर ये 6 वैरायटीज़ मिली हैं, वेस्टर्न घाट्स में। वही केरला वाले पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको ये वैरायटीज़ मिलती हुई नजर आई हैं। तो नीला कुरुंजी फ्लावर्स ना अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, खासकर केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पाई जाती हैं। ये वर्ड ज़रूर ध्यान रखना, इदुक्की जरूर ध्यान रखना। नीला कुरुंजी इदुक्की, नीला कुरुंजी इदुक्की रट लेना, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अब नीला कुरुंजी फ्लावर्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो नाम ही इसका नीला कुरुंजी है। ये क्या डिनोट करता है? नीला मतलब ब्लू और कुरुंजी मतलब यहाँ पर फ्लावर। यही बेसिकली यहाँ पर मतलब नीला और फूल, ये इसी का नाम यहाँ पर डिनोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे होता यह है कि जैसे से ये फ्लावर बड़ा होने लगता है ना, तो ब्लू कलर से थोड़ा थोड़ा ये पर्पल होने लगता है, जैसा आप लोग ऊपर पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये जो फ्लावर्स हैं, इन्हीं फ्लावर्स के नाम के ऊपर नीलगिरी माउंटेन रेंज का नाम पड़ा है। आपने पढ़ा होगा नीलगिरी माउंटेन रेंज, है ना। तो जो नीलगिरी माउंटेन रेंज है वो इन्हीं फ्लावर्स के ऊपर नाम रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ये जो प्लांट है, इसका जो नाम है ना, ये रखा गया है कुंती रिवर के ऊपर। अब आपको कि कुंती रिवर, ये तो नाम मैच ही नहीं कर रहा है। मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपने इसका साइंटिफिक नेम ध्यान से सुना नहीं था। साइंटिफिक नेम अब मैं आपको बताता हूँ कुंती रिवर के बारे में, है ना। कुंती रिवर कौन सी रिवर है? कुंती रिवर जो कि केरला के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से बहती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क रिसेंटली ही चर्चा में था। ये सारे के सारे इंटरलिंक हो रहे हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी हाल ही में चर्चा था, ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ से ना कुंती रिवर बहती है। कुंती रिवर के ऊपर भी यहाँ पर इस नीला कुरुंजी का नाम रखा गया है, क्योंकि नीला कुरुंजी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। तो यहाँ पर कुंती रिवर के ऊपर यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम भी रखा गया है। ये जो फ्लावर है ना, ये ग्रो करते हैं लगभग 1300 से 2400 मीटर तक की यहाँ पर एलिवेशन पर ये ग्रो करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, इनकी वैरायटीज़ के बारे में आपको बताया, कुछ नई वैरायटीज़ पाई गई हैं, और ये जो 4 वैरायटीज़ हैं इनकी अलग अलग पाई जाती हैं। वो 4 वैरायटीज़ के नाम लिखे गए हैं। ये ध्यान रखो ना रखो कोई बात नहीं है, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से बनते हैं, लेकिन 4 वैरायटीज़ अगर हैं तो यहाँ पर आप लोग एक बार थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो। वैसे स्ट्रोबिलेंथिन से आप याद रखना, ये बेसिकली नीला कुरुंजी का ही साइंटिफिक नेम है। ठीक है, क्योंकि चारों में ये नाम सिमिलर है। आगे आते हैं, हैबिटेट की बात करेंगे तो ये नीला कुरुंजी की जो स्पीशी है ना, ये ज़्यादातर आपको वेस्टर्न घाट्स मतलब वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही पाई जाती है मेजरली। ठीक है, और कुछ स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर पूरे भारत भर में नीला कुरुंजी के 40 से ज़्यादा अलग अलग वैरायटीज़ पाई जाती हैं। और सबसे स्पेशल बात पता है क्या इन फ्लावर्स के बारे में? ये एकदम से खिलते नहीं हैं, 12 साल में एक बार खिलकर निकलते हैं, क्योंकि इनका पॉलिनेशन जो है वो बहुत स्लो होता है, बहुत लंबे समय लगता है। तो 12 साल में एक बार यहाँ पर खिल के निकलते हैं। आखिरी बार यहाँ पर 2006 में ये फ्लावर खिले थे,
और नेक्स्ट ब्लूम वैसे 2018 में होना था, लेकिन फॉरेस्ट फायर हुआ, जंगल में आग लग गई थी, उसकी वजह से यहाँ पर हमने देखा नहीं उस साल। तो अब यहाँ पर इस साल, वैसे साल 2022 में ये खिले थे, तो इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। ठीक है, तो 12 साल बाद यहाँ पे ब्लूम होते हैं, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर नीला कुरुंजी को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वही पता होना चाहिए। तमिलनाडु की जो पलियान ट्राइब है ना, पलियान ट्राइब कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, वो इस नीला कुरुंजी फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं अपनी उम्र को कैलकुलेट करने के लिए, एज को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 16 साल में खिलता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एज का कैलकुलेशन भी किया जाता है। फिर उसके बाद में बताया गया कि पूरे दुनिया भर में भी इस प्रकार की फ्लावर की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पूरे दुनिया भर में 250 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं नीला कुरुंजी फ्लावर की स्पीशीज़ की। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये था पर्टिकुलर आर्टिकल, इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। जब तक आप एक आर्टिकल का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ोगे, तब तक आर्टिकल पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से ही बनेगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर नीचे देखी है, वो सब आपको कहाँ पे मिलती है? वो सब आपको टेलीग्राम पे जो PDF मिलेगा उसमें मिल जाती है, लेकिन डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये क्या है ना, एक ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। ठीक है, ये जो ऐप है, जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे और इस PDF को इस ऐप में ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से येलो कलर के छोटे छोटे साइंस नज़र आएंगे। इसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रखी गई है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वरना अगर स्लाइड्स को हम लोग लेकर चलें तो स्लाइड्स रोजाना के बेसिस पर 250-300 स्लाइड्स बनेंगी, जिसको समेटते परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो एक अच्छा तरीका है, तो आप लोग जाकर ऐसा कर सकते हो, इस ऐप के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जोर दिया है कि जो EIA है, इसको बोलते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो कोई भी आप अगर प्रोजेक्ट लगा रहे हो, शहर के अंदर आपने कोई भी प्रोजेक्ट लगाया, तो उस प्रोजेक्ट को लगाने से पहले यहाँ पर आपको EIA कर लेना चाहिए उस एरिया का, यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर लेना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की है। तो छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इन्होंने मेंशन किया कि ऐसे पहले भी हमने कई बार इंसिडेंट्स देखे हैं कि प्रोजेक्ट लगा दिया और उस प्रोजेक्ट का ना बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है उस पर्टिकुलर एरिया में। आपने कोई प्रोजेक्ट लगा दिया तो उसकी वजह से वहाँ पे एनवायरमेंट भी डैमेज हो रहा है, साथ ही साथ में जो लोग वहाँ पे आसपास रह रहे हैं उनको भी परेशानियाँ पहुँच रही हैं। तो इससे अच्छा पहले ही उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने समझना यही होगा कि आखिरकार ये EIA होता क्या है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है, जिसके ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जोर दे रहा है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल से चलते हैं और आर्टिकल का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रियलिटी में क्या है। हुआ यह है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उस प्रोजेक्ट को लगाने से पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, है ना। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा। तो पहले से यहाँ पर पूरी की पूरी प्लानिंग कर लेना। ऐसा ना हो कि हमने प्रोजेक्ट लगा दिया, उससे कई सारा नुकसान हो रहा हो हमारे एनवायरमेंट को भी और लोगों को भी। तो इसके लिए यहाँ पर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ना किया जाता है। इसका मकसद यहाँ पर यह है कि प्रोजेक्ट का बेसिकली सही उपयोग किया जा सके, सही यूज़ किया जा सके। जो प्रोजेक्ट हमारे एनवायरमेंट को सूट करेगा उसी को हम लगा सकेंगे। इस प्रकार का डिसीजन हम पहले ही ले लेंगे। ठीक है, एक एनालिसिस यहाँ पर किया जाएगा, एक प्रेडिक्शन किया जाएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो पहले से यहाँ पर हमारे पास में एक डेटा तैयार होगा ना, तो कहीं ना कहीं हम अच्छी तरीके से उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। अब इस एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक पूरा प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस क्या होता है, जैसे इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ढेर सारी स्टेज हैं। ये स्टेज क्या बोलती हैं, जैसे पहली स्टेज के अंदर आप देखो स्क्रीनिंग, ये फर्स्ट स्टेज होता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। ठीक है, स्क्रीनिंग जो है पहला स्टेज होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं और जहाँ पर हम पहले देखते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट के लिए पहली बात EIA की ज़रूरत है या नहीं है। ये देखा जाता है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यहाँ पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर है तो आगे काम करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो मामला ख़त्म, यहीं पे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया जाएगा। पहले स्क्रीनिंग करेंगे, दूसरा यहाँ पर स्कोपिंग देखेंगे। ये जो स्टेज है ये क्या करेगा, इस स्टेज में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट बेसिकली यहाँ पर पड़ सकते हैं। मतलब कि जो कोई इशू है या फिर कोई इम्पैक्ट है, इसको आगे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, है ना। डिटेल्स यहाँ पर देखा जाएगा कि मतलब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है प्रोजेक्ट लगाने से, ये पता चला हमें, तो उस इम्पैक्ट के ऊपर और डिटेल रिसर्च की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये काम हम लोग स्कोपिंग में करेंगे। तीसरा स्टेज होता है इसका इम्पैक्ट एनालिसिस। यहाँ पे क्या होगा कि ये इस स्टेज के अंदर में जो EIA है ना, वो आइडेंटिफाई करेगा और बेसिकली देखेगा कि एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट तो क्या पड़ रहा है ना, उस प्रोजेक्ट का ये इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस, नाम से पता चल रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट हम लगाएंगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। फिर होता है एक मिटिगेशन। इस स्टेप के अंदर जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, ये रिकमेंड करता है
कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो उसमें कोई फालतू का जो भी एक्टिविटीज़ है ना उसको हटाया जा सके, यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर कोई नुकसान पहुंचा रही एक्टिविटीज़ तो उनको यहाँ पे कम किया जा सके। हमने पता लगाया, पता लगाने के बाद में एक डिटेल एनालिसिस देख लिया, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसका वो देख लिया। अब इम्पैक्ट में हम कोई इम्पैक्ट सुधार सकते हैं, यानी कि एनवायरमेंट पर ये बुरा असर पड़ रहा है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। EIA रिकमेंड करेगा कि भैया आपको यहाँ पर इस प्रकार से काम करना है कि इस एनवायरमेंट के ऊपर ये वाला इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये मिटिगेशन हो जाएगा। देन उसके बाद में रिपोर्टिंग करेंगे। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा है ना, वो बेसिकली एक रिपोर्ट की फॉर्म में तैयार किया जाएगा और डिसीजन मेकिंग बॉडी के पास में भेजा जाएगा। यानी वो डिसीजन मेकिंग बॉडी बताएगी कि भैया इस रिपोर्ट को देखकर कि प्रोजेक्ट लगाना या नहीं लगाना है, तो वो सारी बातें यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बॉडी के पास में पहुँचेगी। देन उसके ऊपर पब्लिक हियरिंग होगी, यानी कि जैसी रिपोर्ट ये डिसीजन मेकिंग बॉडी के पास में पहुँची तो वो यहाँ पर एक पब्लिक हियरिंग करवाएगा, लोग के साथ में कंसल्ट करेगा, जहाँ पे प्रोजेक्ट लग रहा है उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत करेगा, है ना, उनका थोड़ा राय लेगा, तो इससे यहाँ पर लोग की सहमति भी रहेगी। देन उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, अगले स्टेज में यहाँ पर रिव्यू करेंगे इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, है ना, इसका इफेक्टिवनेस कितना है, कितनी अच्छी तरीके से काम करेगा, है ना, तो वो सारी चीज़ रिव्यू की जाएंगी। रिव्यू करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो सब डिसीजन मेकिंग बॉडी के पास में भी जाएंगी। तो डिसीजन मेकिंग बॉडी बाद में डिसाइड करेगा कि जो प्रोजेक्ट है रिजेक्ट करना है या फिर इसको अप्रूव करना है, और अप्रूव करना है या फिर इसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो सारी बातें डिसीजन मेकिंग बॉडी बताएगा। फिर उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को लगा दिया जाएगा। लगाने के बाद में इसको पोस्ट मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा कि हाँ भैया ये प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर में, ये सारे के सारे स्टेजेस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो अर्बन प्रोजेक्ट्स है ना उससे पहले यहाँ पर इस प्रकार का जो EIA है वो करना चाहिए। इससे पता चलेगा कि भैया वो जो प्रोजेक्ट है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, प्लस यहाँ पे उससे होने वाले नुकसान को हम रोक पाएंगे। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। वैसे तो आपको पता होगा आज संडे है, संडे में ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल आते नहीं हैं, कम ही आर्टिकल होते हैं, तो जो भी आर्टिकल हैं वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वैसे संडे में एडिटोरियल भी नहीं आता, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी नहीं आता, तो क्या आता है, साइंस एंड टेक का एक छोटा सा पेपर आता है। साइंस एंड टेक में भी आप देखोगे हमारे पास में 2 ही रेलिवेंट आर्टिकल है। एक तो जोशीमठ को लेकर है, ये हमने कई बार डिस्कस कर चुका है, आपको पता होगा कि जोशीमठ में क्या हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर 2 आर्टिकल्स आपको और देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर ये है जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है ना, साइंस एंड टेक में एक ये है, और दूसरा यहाँ पर इसके नीचे आर्टिकल देखने को मिलेगा तोंगा इरप्शन के बारे में। दोनों के दोनों रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन सकते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा, ये बात करता है जाइंट टॉर्टोइस के बारे में, यानी जो कछुआ होता है ना, बड़े साइज़ का जो होता है उसको हम लोग जाइंट टॉर्टोइस बोलते हैं। तो हमने क्या किया कि पुराने ज़माने के जाइंट टॉर्टोइस के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की है। बोला यह गया कि ह्यूमंस के आने से पहले, इंसान के आने से पहले जो वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर आइलैंड्स हुआ करते थे, यहाँ पर जाइंट टॉर्टोइस सबसे ज़्यादा रहा करते थे। ये इकोसिस्टम यानी कि वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा मतलब पूरा तरह से रूल हुआ करता था इन जाइंट टॉर्टोइस का। तो हम यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जो एंशिएंट डेटा है, पुराना का पुराना जो DNA है बेसिकली उसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो पुराने ज़माने का जो DNA है उसको देखते हुए रिसर्चर्स ने पता ये लगाया है कि ये जो एनिमल्स है वो माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि पहले सबसे ज़्यादा जो जाइंट टॉर्टोइस है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलते थे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये जानवर बाहर निकलने लगे। बाहर निकल के कुछ मडागास्कर वाले आइलैंड तक पहुँचे, मडागास्कर बराबर में आपको छोटा सा लगा हुआ दिखता होगा। उसके बाद कुछ और आइलैंड्स के अंदर पहुँचे थे उसके आसपास के, लेकिन वो आइलैंड्स आज के समय पर है नहीं, वो सब यहाँ पे समुद्र में डूब चुके हैं। तो ये बात यहाँ पे पता लगाई गई है। तो जो टॉर्टोइस है ना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पुराने हैं। जाइंट टॉर्टोइस की स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं। इनकी जो स्पीशीज़ है वो अफ्रीका से जनरेट हुई है, ये बात यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये DNA के जो पुराने ज़माने का DNA है उसका रिसर्च करके पता ये चलता है कि जो ये आज के समय पर दुनिया भर में बड़े बड़े टॉर्टोइस फैले पड़े हैं ना, ये कहाँ से माइग्रेट करें, ये सब अफ्रीका से माइग्रेट करें। सबसे पहले अफ्रीका में ही ये टॉर्टोइस ओरिजिनेट हुए थे, ये हमने एक स्टडीज़ के अंदर पता लगा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया आर्टिकल। अब इस आर्टिकल के अलावा आपने क्या पढ़ना चाहिए, जाइंट टॉर्टोइस के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन जाइंट टॉर्टोइस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है नहीं गूगल के ऊपर। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो थोड़ा समझाता हूँ। दूसरा, यहाँ पे एक जाइंट टॉर्टोइस है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, वो वाला टॉर्टोइस भी पढ़ लेना। मतलब एक आर्टिकल मैं आपके साथ में लिंक करके समझा रहा हूँ। ये तो हम लोगों ने एक स्टडी की है कि हाँ जाइंट टॉर्टोइस, देखो जाइंट टॉर्टोइस एक टॉर्टोइस नहीं है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनकी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। बस यहाँ पे बोला गया कि अफ्रीका में यहाँ पर ये टॉर्टोइस ओरिजिनेट हुए हैं, ये हमें पता चला, और यहीं से माइग्रेट कर रहे हैं सभी जगह पर। लेकिन आप देखोगे जब हम लोग बात करते हैं एशियन जाइंट टॉर्टोइस की, तो इन जाइंट टॉर्टोइस में इन्हीं की एक प्रजाति है एशियन वाली, जो पूरे एशिया में पाई जाती है, इंडिया के अंदर और बाकी सारी मतलब आप देखोगे कंट्रीज़ के अंदर जो एशिया में आती हैं उनके अंदर पाई जाती है।
लेकिन ये वाली टॉर्टोइज आप क्यों डिस्कस कर रहे हो, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये न्यूज़ में है। ठीक है, ये वाली न्यूज़ में, तो ये भी आपने पता होनी चाहिए, आज से कुछ दिन पहले 10-12 दिन पहले ये न्यूज़ में आई थी। तो हाल ही में लगभग 10 जाइंट टॉर्टोइज ये न्यूज़ में इसलिए आए थे क्योंकि इनको अभी इंतांकी नेशनल पार्क के अंदर जो है ना वो छोड़ा गया था, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था। इंतांकी नेशनल पार्क जो कि नागालैंड के अंदर है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं आपको एक जाइंट टॉर्टोइज के बारे में बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी न्यूज़ में है। तो एशियन जाइंट टॉर्टोइज का जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है मनोरिया एमिस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी अलग अलग 2 और सब प्रजातियां हैं, छोटी छोटी प्रजातियां हैं। मनोरिया करके यहाँ पर एक और प्रजाति है, मनोरिया एमिस फारी, दूसरी मनोरिया एमिस एमिस करके यहाँ पर इसकी प्रजातियां नजर आती हैं। अब ये क्या है ना, पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़े साइज़ का टॉर्टोइज देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम एग्जैक्ट बात करें कौन कौन सी कंट्री में, एशिया के अंदर जो देश हैं कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये टॉर्टोइज साउथ एशिया के अंदर में, साउथ एशिया में खासकर बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, कई सारे कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टॉर्टोइज से एक्सटिंक्ट हो चुका है, समाप्त हो चुकी है, प्रजाति वहाँ पे खत्म हो चुकी है क्योंकि उन्होंने कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई नहीं है। बट इंडिया में अभी भी कुछ प्रजातियां बची हुई हैं इन एशियन जाइंट टॉर्टोइज की। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर नेंगपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नॉर्थ काचर हिल्स हो गए, देन उसके बाद में यहाँ पर नोंग खाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी देखने को मिलती है जाइंट टॉर्टोइज की। बाकी सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखना है वो है इसका कंजर्वेशन स्टेटस, यही चीज़ एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। तो एशियन जाइंट टॉर्टोइज का IUCN के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में इसको रखा गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब यह है कि ये प्रजाति बहुत ज़्यादा खतरे में है, इसको यहाँ पे सुरक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसको प्रोटेक्शन नहीं देते हैं तो आने वाले समय में ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जैसे कई सारे देशों में हो चुकी है। ठीक है, बात क्लियर हो गया। तो हम इसको प्रोटेक्शन इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि इसको खतरा सबसे ज़्यादा है। पिछले कुछ समय पर इस टॉर्टोइज को खाया गया, एज अ मीट की तरह यहाँ पर कंज्यूम किया गया है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे एक समय पर 2000 से लेकर 2015 के बीच में लगभग 507 के आसपास इस प्रकार के यहाँ पर टॉर्टोइज जो है ना इनको जब्त किया गया क्योंकि इनका इलीगल तरीके से व्यापार हो रहा था। तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर इलीगल व्यापार हो रहा है, मीट की तरह कंजम्पशन हो रहा है, पकड़ा जा रहा है, हंटिंग की जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर ये टॉर्टोइज की संख्याएं लगातार कम होती जा रही हैं। इस वजह से हमने इनको एक हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। तो एक ही आर्टिकल में मैंने आपको 2 आर्टिकल पढ़ा दिए हैं, एक एशियन जाइंट टॉर्टोइज, दूसरा यहाँ पर ये स्टडी हुई है जाइंट टॉर्टोइज को लेकर, वो आपने समझ लिया। अब एक और चीज़ आपने समझ लिया, यूपीएससी ने साल 2016 में एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न किस चीज़ को लेकर है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पूछा यह था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइक टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन नेचुरल हैबिटेट। यानी कि क्वेश्चन यह है कि भारत के अंदर आप देखोगे तो कौन सा एरिया है जहाँ पर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो ये बर्ड है ना, ये जो बर्ड की प्रजाति है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में पाई जाती है। तो जब जब आपने ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पढ़ा होगा तो उसका नेचुरल हैबिटेट भी पढ़ा होगा। तो आपसे डायरेक्टली यही पूछ लिया गया, ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ना, इसका नेचुरल हैबिटेट भारत में कहाँ पर है, कहाँ पर ये एग्जैक्टली देखने को मिलेगी। सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हायर हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात या वेस्टर्न घाट्स। तो बेसिकली यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल देखने को मिलती है, इनका नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरली वहाँ पर ये पाई जाती हैं। बात क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया को लेकर मैंने आपको बता दिया, ये टॉर्टोइज आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे। या फिर आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली यहाँ पर ये जो टॉर्टोइज हैं वो रिलीज़ करे गए। ठीक है, अब ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ पर रिलीज़ करे गए, लेकिन ये ध्यान रखना इंतांकी नेशनल पार्क में रिलीज़ करे गए। इंतांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है, नागालैंड के अंदर है। क्योंकि आपने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशंस पूछी गई हैं। हमेशा एक ही चीज़ पूछी गई है, उनकी लोकेशन। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, ये आर्टिकल क्लियर हो गया, इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डेटा क्लियर हो गया। आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। जनवरी 2022 की बात है, यानी पिछले साल की बात। तो कहोगे पिछले साल की, हाँ पिछले साल में क्या हुआ था, याद होगा जनवरी 2022 में एक बहुत भयंकर ज्वालामुखी इरप्ट हुआ था, ज्वालामुखी फटा था। तोंगा इरप्शन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। जो तोंगा के अंदर, तोंगा एक देश है, वहाँ पे समुद्र के अंदर एक ज्वालामुखी था जो कि भयंकर तरीके से इरप्ट हुआ। अभी तक ऐसा वॉल्केनिक इरप्शन आपने देखा नहीं होगा। पिछले 30 सालों में ऐसा वॉल्केनिक एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि आसपास के देशों के अंदर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो टूट गई थी, जो टेलीफोन की कनेक्टिविटी है वो सब टूट गई थी। आसपास के एरिया में, आसपास की कंट्रीज़ में भूकंप के झटके महसूस करने को मिले थे, इतना भयंकर एक्सप्लोजन हुआ था। तो यही बोला जा रहा है कि तोंगा इरप्शन जो है ना, ये एक स्टडी की गई है कि जहाँ पे बोला जा रहा है जो तोंगा इरप्शन था ये कहीं ना कहीं माउंट सेंट हेलन इरप्शन से थोड़ा सा मिलता जुलता है।
क्योंकि जनवरी 2022 के अंदर जो तोंगा वोल्केनो फटा था, इसकी चक्कर में दुनिया भर में एटमॉस्फेरिक वेव्स देखने को मिले, दुनिया भर के वातावरण के अंदर एक चेंज देखने को मिला था थोड़े समय के लिए। एक नई स्टडी ने यहाँ पर बताया दुनिया भर के एटमॉस्फेयर के अंदर बदलाव हो गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो। अच्छा, मैं आपसे ही बोलूँगा, आप यूट्यूब पर जाकर इसका एक सैटेलाइट डेटा देख सकते हो। वहाँ पे आप जब सर्च करोगे ना तोंगा इरप्शन सैटेलाइट इमेज, तो उसमें वो दिखाया कि कैसे यहाँ पर ये वोल्केनो इरप्ट हुआ, कैसे फटा, और इसकी जो वेव्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत दूर दूर तक जो इसकी वेव्स हैं वो यहाँ पे नज़र आती हैं। तो पता ये चलता है कि एकदम से यहाँ पर एटमॉस्फेरिक चेंज देखने को मिला, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो वो चीज़ यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर बताई गई है। जो वॉल्केनिक इरप्शन था ये अपने आप में पिछले 30 सालों के अंदर सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा वॉल्केनिक एक्सप्लोजन था, जो कि कभी किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा। ठीक है, कई सारे लोग यहाँ पर जान भी चली गई थी इस वॉल्केनिक एक्सप्लोजन की वजह से। तो ये हुआ क्या था, तो चलो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। वही बताया गया आर्टिकल में कि इसकी वजह से यहाँ पर दुनिया भर के अंदर एक एटमॉस्फेयर के अंदर हमने बदलाव देखा, एटमॉस्फेरिक चेंज देखने को मिला, है ना। कहीं कहीं पर मतलब एकदम से यूएसए के अंदर भी यहाँ पर कुछ चेंज देखने को मिला। यूएसए के अंदर कुछ एरियाज से जहाँ पे जो फॉग था, जो बेसिकली कोहरा वगैरह था, वो सब खत्म हो गया था कुछ देर के लिए, वो चीज़ें देखने को मिली थी। ऐसा यहाँ पर एक स्टडी ने हम लोग को बताया। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक चेंज हुआ वो बेसिकली हमें पता चलता है। लेकिन एग्जामिनेशन में सवाल यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा तोंगा इरप्शन से। तो पहली बात, कुछ रेलिवेंट चीज़ें जो कि आपने पता होनी चाहिए। पहले मैं आपको एक लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे तोंगा कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशन के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे न्यूजीलैंड है। ऊपर आप यहाँ पे ऑरेंज कलर का देख पा रहे होंगे, ये है तोंगा। इसकी जो इमेज आई थी वो ऐसी आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट हो गया है। अच्छा, तोंगा एक देश का नाम है, तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी है उसका नाम भी तोंगा है क्या? नहीं, ज्वालामुखी का जो नाम था ना, जो फटा था, उसका नाम था हुंगा तोंगा हुंगा हाईपाई। ठीक है, हुंगा तोंगा हुंगा हाईपाई। नाम थोड़ा मजाकिया सा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, अपने आप में एक विस्फोट था ये, है ना, जो कि इरप्ट हुआ था 15 जनवरी को। आप यहाँ पे तारीख भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली ये इस प्रकार से आपको तोंगा नज़र आता है। तोंगा की कैपिटल क्या है? तोंगा की कैपिटल है नुकुअलोफा, ये इसकी कैपिटल नज़र आती है। लाख के आसपास यहाँ पे जनसंख्या देखने को मिलेगी, लाख के आसपास यहाँ पे पॉपुलेशन है, लाख लोगों की, वो यहाँ पे पता चलता है। तो यहीं पर जस्ट एक वॉल्केनो पाया जाता है समुद्र के अंदर। ठीक है ना, वो अंडर सी वॉल्केनो बोलते हैं। अंडर सी वॉल्केनो इस प्रकार से होते हैं, आप देखोगे समुद्र है, समुद्र के अंदर वॉल्केनो है जिसमें से मैग्मा निकल रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। तो आप कहोगे ऐसे तो विस्फोट होते रहते होंगे, नहीं, विस्फोट ऐसे नहीं होते हैं, ऐसा बहुत कम से होता है। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग समझेंगे। ये फ्यूल कूलेंट वाला प्रोसेस क्या होता है इसको समझेंगे, इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन है, वो रीज़न भी हम लोग समझेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्केनिक इरप्शन इन तोंगा, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। तोंगा आइलैंड के बारे में आपने समझ लिया। वैसे तोंगा जो आइलैंड है ना, ये रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है। रिंग ऑफ फायर अपने आप में एक ऐसी जगह है ना जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में है, खासकर पैसिफिक ओशन के अंदर में। वहाँ पर सबसे ज़्यादा, दुनिया के सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज वहीं पर पाए जाते हैं, और ये वॉल्केनोज वहाँ पर लगातार इरप्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो वॉल्केनो था ना, जिसका नाम था हुंगा तोंगा हुंगा हापाई, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है, तो ये वॉल्केनो है। ये अंडर सी वॉल्केनो है ना, समुद्र के अंदर आपको ये वॉल्केनो देखने को मिलेगा। ऐसे कई सारे वॉल्केनो होते हैं जो समुद्र के काफ़ी अंदर होते हैं, उनसे इतना खतरा नहीं होता। लेकिन वो थोड़े से अगर वो थोड़े से ऊपर होता है ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, पता ये चलता है कि ऐसा एक्सप्लोजन देखने को मिला था पहले भी 2009 में, 2014-15 के अंदर जो मैग्मा के हॉट जेट्स हैं वो निकले थे और वो यहाँ पर एक्सप्लोड हुए थे। लेकिन जो 2022 में जनवरी में हुआ था, उससे खतरनाक अभी तक ऐसी सिचुएशन हुई नहीं है। ये अपने आप में अभी तक का एक मैसिव एक्सप्लोजन था, जो मतलब आप कह सकते हो कि दुनिया भर में इसके बारे में इतनी चर्चा हुई कि दुनिया भर में इसकी आवाज़ सुनाई दी गई। खासकर तोंगा के आसपास के जो देश है ना, वहाँ तक इन्होंने इसके झटके महसूस करे हैं इस वॉल्केनो के इरप्शन के। अच्छा, कहोगे ये इरप्शन हो कैसे गया, इतना खतरनाक सर आप बता रहे हो, इतना खतरनाक हो कैसे गया ये? इसके पीछे का रीज़न था फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन। अब ये फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन का टॉपिक क्या है, इसको समझते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, कई सारे वॉल्केनोज जो कि समुद्र के अंदर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे समुद्र के अंदर है। ठीक है ना, अब होता यहाँ पर यह है कि जब समुद्र के अंदर वॉल्केनो होता है ना, अब वॉल्केनो क्या करता है, इसमें से मैग्मा निकल रहा होता है ना, मैग्मा जिसको हम लोग लावा भी बोलते हैं। मैग्मा पता है कितना गर्म होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर गर्म हो सकता है। 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर इतना गर्म मैग्मा होता है। तो पानी के अंदर तो वो वैसे भी निकलता रहता है। जो ये मैग्मा धीरे 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 करके निकलता रहता है ना, ये बहुत धीरे धीरे निकलता है, बहुत स्लोली स्पीड से निकलता है। जब धीरे निकलता है, पानी के साथ मिलता है, तो पानी और मैग्मा के बीच में एक भाप बन जाती है, स्टीम। और वो स्टीम की वजह से यहाँ पे कोई एक्सप्लोड नहीं होता, कोई भी ऐसा विस्फोट नहीं देखने को मिलता है। ऐसा आप देखोगे, ऐसा स्टीम हमेशा निकलता रहता है। तो मैग्मा यहाँ पे निकल रहा है, पानी के साथ धीरे धीरे मिल रहा है, धीरे धीरे मिलेगा तो यहाँ पर इस प्रकार से ये स्टीम बन जाएगा। इस प्रकार से जो धुआं है वो निकलता रहेगा।
बात समझ में आ गई। लेकिन जब अचानक से एक साथ झटके से बहुत सारा मैग्मा बाहर आ जाए, एक साथ झटके से मैग्मा आउटबर्स्ट हो जाए और वो पानी के साथ एक साथ मिल जाए, तो ये विस्फोट होता है। और यही हुआ था तोंगा इरप्शन में भी। एकदम से झटके से ढेर सारा मैग्मा बाहर आया जो कि यहाँ पे पानी के साथ में मिला और जिसकी वजह से यहाँ पर एक एक्सप्लोजन देखने को मिला। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको पता होगा कि जैसे ये वॉल्केनो होता है ना समुद्र के अंदर, इनमें से मैग्मा धीरे धीरे निकलता है, ये पानी में मिलता है, उसका स्टीम बनता है, यहाँ पे भाप वगैरह निकलता है। ये इतना एक्सप्लोड नहीं होता है, जमते 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 एक नया आइलैंड बना देता है, एक नया आइलैंड यहाँ पर बनकर आ जाता है इस प्रकार से। लेकिन जब ये एक साथ ढेर सारा निकल जाएगा तो एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन बोलते हैं। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? आगे आते हैं। तो फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, कैसे कैसे जो पूरा प्रोसेस यहाँ पर होता है। एक थिन लेयर बन जाती है स्टीम की इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई इरप्शन होता नहीं है। लेकिन जब अचानक से मैग्मा एंटर कर जाए, रैपिडली निकल के आ जाए, तो ये स्टीम लेयर्स यहाँ पर इतनी बन नहीं पाती हैं, जिसके चक्कर में एक एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। एक केमिकल एक्सप्लोजन जैसा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलो आते हैं। अब उसके बाद में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? देखो इम्पैक्ट बहुत भयानक पड़ा है। मैंने आपको बताया तोंगा इरप्शन की वजह से जो एक मेजर बताया ये जा रहा है कि काफ़ी सारे जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर रिलीज़ हुआ था। इसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला और वो जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका तक देखने को मिला था। यूएसए के अंदर में बोला ये जा रहा है सिएटल के अंदर जो फॉग था, जो वहाँ पे एक तरीके से कोहरा वगैरह था ना, वो बेसिकली थोड़ा सा क्लियर हो गया था। इस इरप्शन ने इस प्रकार से यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर बदलाव कर दिए थे। इवन यहाँ पर न्यूजीलैंड, सेंटा क्रूज, कैलिफोर्निया, उसके बाद में पेरू, यहाँ सभी जगह पर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों ने फेस की थी इस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। इवन यहाँ पर यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने ये बताया ये इरप्शन जैसी हुआ था ना, इसकी वजह से 5.8 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप, एक अर्थक्वेक भी आया था। ये सारी की सारी बातें स्टडीज़ ने हम लोग को बताई हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग वॉल्केनो के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखो वॉल्केनो ज्वालामुखी के बारे में सभी को पता होगा। वॉल्केनो यहाँ पर अर्थ सरफेस में कुछ ओपनिंग रप्चर्स, आपको कुछ ओपनिंग स्पेस देखने को मिलेंगे जहाँ से जो हॉट लिक्विड यानी जो वॉल्केन मैग्मा है वो निकल कर आता है, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मैंने आपको बताया इवन 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी यहाँ पर उनका टेम्परेचर हो सकता है। तो वॉल्केनिक जो हॉटस्पॉट प्लेस होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर आप देखोगे जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ना वो आपस में आके मिलती रहती हैं। अर्थ के नीचे जो प्लेट्स हैं ना वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में यहाँ पर टकराती रहती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से भी वॉल्केनिक इरप्शन हम लोग को देखने को मिलता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कहाँ पर? जैसे मैंने आपको बताया रिंग ऑफ फायर रीजन। रिंग ऑफ फायर बेसिकली पैसिफिक ओशन के अंदर आपको पर्टिकुलर रीजन देखने को मिलेगा। वॉल्केनोज में एक होते हैं अंडर सी वॉल्केनो, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। जो ये हुंगा तोंगा वाला वॉल्केनो था ना जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, वो भी बेसिकली अंडर सी ही वॉल्केनो था, यानी समुद्र के अंदर देखने को मिलता है। बात क्लियर हो गई? ये था हमारा पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी ना। उसके बाद में द हिंदू में संडे में आता है एक फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में इकलौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है इस पर्टिकुलर पेज से, कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। तो कहोगे पढ़ाओ फिर ये वाला आर्टिकल। ये आर्टिकल मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा क्यों नहीं पढ़ाओगे यार? मैंने आर्टिकल कल ही पढ़ाया है, तो सर आज भी पढ़ा दो। देखो यार ये मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया है, और ऐसा नहीं है कि अगर देखो एक आर्टिकल होता है जो कि एक सप्ताह पहले पढ़ाया हो या फिर अगर इवन 5 दिन पहले ही पढ़ाया हो तो मैं उस चीज़ को रिपीट करता हूँ। आपको पता है मैं चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ, लेकिन ये मैंने कल ही पढ़ाया, तो आप लोग यहाँ पर कल वाले वीडियो में इसको देख सकते हो ना एक बार। तो कहोगे सर यहाँ पे कल वाला वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ यार कल वाला वीडियो देख लो, और जिन्होंने देखा है उनको यहाँ पर पता होगा। एक एक इन्फॉर्मेशन, मतलब एक लाइन का भी बदलाव भी नहीं है, एक लाइन का बदलाव भी नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कल वाला वीडियो वॉच करने को। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फिर भी आइडिया देता हूँ। तमिलनाडु के अंदर रिसेंटली एक बवाल हो गया गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को लेकर। तमिलनाडु के जो गवर्नर थे ना रवि, ठीक है ना, ये यहाँ पर बीच असेंबली की जो मीटिंग चल रही थी उससे उठकर चले गए। तो यही यहाँ पे बोला गया संविधान में कि ऐसा अलाउ है या नहीं है, या इलीगल है या लीगल है, वो सारी बातें हैं। तो कहोगे सर इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो इंपॉर्टेंट तो है, तो आपने पढ़ना है, और पढ़ना कहाँ से? कल वाले वीडियो से पढ़ना है। एक सेकंड रुको, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल वाला वीडियो ओपन करना, अगर यहाँ पे वैसे वीडियो आसपास इसके आ रहा होगा, आप मेरा चैनल ओपन करोगे तो उसमें कल का वीडियो, इसका पिछला वाला वीडियो ओपन करना है, या फिर आप डायरेक्टली सर्च भी करोगे 14 जनवरी द हिंदू बाय दीपक यादव। ठीक है, 14 जनवरी 2023 लिख देना, द हिंदू बाय दीपक यादव डाल देना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और पता है वीडियो के अंदर मैं आपको समय बता रहा हूँ किस समय पर जाना है। 54 मिनट्स 32 सेकेंड, 54 मिनट्स 32 सेकंड पर चले जाना। जैसे ही आप यहाँ पर 54 मिनट 32 सेकंड पर पहुँचोगे वो आर्टिकल शुरू हो जाएगा, वहाँ से आप इसको समाप्त कर दोगे। मैंने टाइमिंग में बता दी है।
ठीक है, और आसान हो गया। अब इतना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल का वीडियो ओपन करो, 54 मिनट 32 सेकंड पर जाओ और वो एडिटोरियल स्टार्ट हो जाएगा, और वो लगभग मैंने 10 से 15 मिनट में पूरा आर्टिकल कवर किया है। तो जब मैंने कवर किया तो यार यहाँ पर वापस से अननेसेसरी टाइम देना क्यों सही है, इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको बताया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी आप देखोगे वही डेटा मैंने यहाँ पे कवर किया है, वही डेटा मैंने कल आपको समझा दिया है, प्रॉपर नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। क्या है पर्टिकुलर इशू, इसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। सेशन को एंड करेंगे क्योंकि आज ज़्यादा आर्टिकल है नहीं। तो यूपीएससी ने 2020 में जो सवाल पूछा था सियाचिन ग्लेशियर को लेकर कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। नुब्रा वैली के नॉर्थ साइड में आपको इस सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिल जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप जब इस पर्टिकुलर मैप को देखोगे तो यहाँ पर ये ऊपर का मैप हो गया, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अक्साई चीन, जिसको यहाँ पर बेसिकली पूरा का पूरा प्रॉपरली मैप डिफाइन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लेह के ऊपर ये है नुब्रा वैली। ठीक है, नुब्रा वैली के ऊपर जो ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो नुब्रा वैली के ऊपर वाला कौन सा साइड हो गया, नदन साइड हो गया। तो नुब्रा वैली के नॉर्थ साइड में आपको सियाचिन ग्लेशियर स्थित देखने को मिलेगा, तो ये हो जाता है इसका सही उत्तर। ठीक है, नाउ इसके साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।